नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। फटाफट देख लेते हैं कि आज विदेशी बाजारों से हमारे बाजारों के लिए किस प्रकार के संकेत है। याद रखिए, कल हमारे मार्केट्स 26 जनवरी के उपलक्ष्य पर बंद थे, तो फटाफट नजर डाल लेते हैं कि आज कैसे क्यूज मिल रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी यहां थोड़ी निराशा हाथ लगी है। कुछ समय पहले 17,000 के नीचे लुढ़कते देखा था, अभी देखा जाए तो 210 अंकों की कमजोरी नजर आ रही है। एशियन मार्केट्स की भी बात की जाए तो एकाएक हमने निके में देखा 400 अंकों की कमजोरी यहां पर हावी हो गई है। बीते सत्र में अमेरिकी बाजारों में भी हमने देखा कि कुछ खराब संकेत ही थे। हालांकि एसएनपी और नैस्डैक ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि फ्लैटिश बंद हुए हैं, लेकिन डाउ की अगर बात करें तो 130 अंकों की कमजोरी यहां पर देखने को मिली है। ऑफ कोर्स 2 दिन की जो फेड की बैठक थी वो खत्म हुई है और हमने पावेल साहब का जो बयान आता हुआ देखा, खासतौर से जब वो मीडिया से मुखातिब हुए तो क्लियर ऑन वही स्टेटमेंट्स निकल कर आए जिसकी बाजार अमूमन उम्मीद करके चल रहा था। हालांकि डॉलर इंडेक्स में अच्छी स्ट्रेंथ दिखी है। तो आज हमारे मार्केट्स के लिए और किस प्रकार के संकेत आ रहे हैं, इक्विटी मार्केट्स में कहां नजर रखने की जरूरत है, एंड कमोडिटी मार्केट का मूड मिजाज कैसा है, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। एक और दिन हम देख रहे हैं कोई बहुत खासे संकेत नहीं दिख रहे हैं। जेरोम पावेल साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि जिसकी एक्सपेक्टेशन हम नहीं कर रहे थे, बावजूद इसके हमने देखा है कि काफी प्रेशर दिखा है। आज क्या मान के चला जाए? आज भी नेहा ऐसी वॉलेटिलिटी मान के आप चल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो रही है अमेरिकी बाजारों में। वैसे कल हमारे बाजार बंद थे, बट जो ट्यूसडे का अमेरिकी बाजारों का एक्शन था, डाउ पर 1000 पॉइंट का आपने स्विंग देखा। अल्टीमेटली हल्की गिरावट के साथ डाउ बंद हुआ, बट इंट्राडे में 1000 पॉइंट का स्विंग लगातार। दूसरे दिन मंडे को भी हमने देखा था 1100 पॉइंट का स्विंग, ट्यूसडे को 1000 पॉइंट का स्विंग होते हुए देखा, और कल भी करीब करीब 800 पॉइंट्स का स्विंग डाउन में होते हुए देखा। तो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल एक्शन होते हुए दिख रहा है। इससे पहले कि मैं बाजार के एक्शन की बात करूं, एक बार जल्दी से फेड चेयरमैन ने क्या क्या कहा है उस पर नज़र डाल देते हैं। जैसा आपने कहा, काफ़ी सारी चीज़ें उम्मीद मुताबिक थी। 1-2 स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जिसकी वजह से बाजार के मूड माहौल पर थोड़ा असर पड़ते हुए देखा है। तो पहले तो दरों में कोई बदलाव नहीं, ये एक्सपेक्टेड था, पर उन्होंने ऐसे संकेत दिए हैं कि मार्च से रेट्स बढ़ाए जा सकते हैं। ये भी बाजार ने मान लिया था। पहला रेट हाइक करीब 1/4% का होगा, तो वहाँ से भी कोई चिंता नहीं है। बट उन्होंने ये कहा है कि फेड की कमेटी मान रही है कि अब रेट्स बढ़ाने का समय आ गया है, और जल्द रेट्स बढ़ाने का समय आ गया है, क्योंकि यूएस की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है। मॉनेटरी सहारे की अब वैसी ज़रूरत नहीं है जैसे पहले थी। दरें बढ़ाने से उन्होंने, अब ये एक स्टेटमेंट है नेहा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि दरें बढ़ाने से लेबर मार्केट में कोई असर नहीं पड़ेगा आने वाले समय में। तो इसका इंडिकेशन बाजार ये रह रहा है कि पहले माना जा रहा था कि इस साल 3 बार रेट्स बढ़ाई जा सकती हैं, बट शायद अब फेड ऐसे संकेत दे रहा है कि वो 3 से ज़्यादा बार भी रेट्स बढ़ा सकता है। और एग्जैक्टली इसी स्टेटमेंट के बाद हमने देखा कि अमेरिकी बाजारों में ऊंचाई से तेज गिरावट आती रही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन की चिंता अभी भी हावी है और लंबा समय लग सकता है प्री कोविड लेवल, यानी कि 2% का जो टारगेटेड रेंज है, अभी 7% है यूएस का इन्फ्लेशन, लंबा समय लग सकता है इससे पहले कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आए। हालांकि सप्लाई साइड को ठीक करने की उम्मीदें जारी हैं। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को अगर आप कंबाइन करके देखें कि रेट्स बढ़ाने से मार्केट पर या इकोनॉमी पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, और समय तक इन्फ्लेशन को कंट्रोल लाने का उनकी उम्मीद है, पर अभी परेशानी रहेगी। इसके कॉम्बिनेशन से ही बाजार आपको फिसलते हुए दिखें। इसके अलावा फेड की बैलेंस शीट कम करने पर भी उन्होंने कहा, हालांकि कोई टाइमलाइन नहीं दी, पर कहा कि बैलेंस शीट वो जरूर कम करेंगे, सही समय पर करेंगे और एक ऑर्डरली मैनर में करेंगे, ऐसा नहीं कि अब्रप्टली किया जाए। बट हाँ, ये भी उन्होंने संकेत दे दिया है। तो हमने देखा पावेल साहब का बयान आया, उसके बाद डाउ दिन की ऊंचाई से 650 अंक फिसला और एंड ऑफ द डे करीब 130 अंक फिसलकर दिन के निचले स्तर के करीब बंद हुआ। S&P 500 इंट्राडे में 2% ऊपर था, वहां से गिरकर हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ, और नैस्डैक पर भी ऐसे ही एक्शन देखा। हालांकि यहां पर पॉजिटिव क्लोजिंग आपको आती हुई दिखी है। बॉन्ड यील्ड उछलकर अब 1.85% पर वापस आ गई, जो 1.75% तक गिर गई थी। तो यहां पर भी आपने इंपैक्ट कल बनते हुए देखा। दिग्गज आईटी शेयर से जरूर सहारा मिला, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट और टेस्ला के नतीजे अच्छे आए थे और फर्स्ट हाफ में ये भी काफी मजबूत दिख रहे थे। हालांकि यहां पर भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखी। बोइंग का शेयर 4% फिसला, क्योंकि यहां पर कमजोर नतीजे थे। आज दिग्गज एप्पल के नतीजे आने वाले हैं, तो उस पर बाजार रिएक्ट करेगा, और साथ ही आप Q4 जीडीपी का पहला अनुमान देखेंगे। 5.5% ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है। यूरोप में मजबूती रही, क्योंकि फेड एक्शन के पहले ही बंद हुए, तो 2 दिनों से यूरोप के बाजार काफी मजबूत हैं। देखते हैं आज यहां पर कैसा रिएक्शन रहेगा। कल 1.5 से 2% की तेजी में रहे, और जैसा आप बता रही थी, कच्चा तेल 2014 के बाद पहली बार $90 का स्तर छूते हुए दिखा, और अभी भी उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो वहां से भी थोड़ी चिंता होगी। सोना करीब 2 महीने की ऊंचाई से फिसला है, हालांकि ट्यूसडे को काफी पॉजिटिव एक्शन था। एंड ऑफ कोर्स डॉलर इंडेक्स 5 हफ्ते की ऊंचाई पर है इस समय। तो भारी इंपैक्ट फेड की पॉलिसी का आता हुआ। 1-2 स्टेटमेंट्स हैं जिसकी वजह से बाजार थोड़ा चिंतित है इस समय।
वेरी वेल दीपांशु, बहुत शुक्रिया आपका वो पूरी डिटेल रखने के लिए। ऑफ कोर्स नजर रहेगी कि आज मार्केट्स कैसे खुलते हैं, बोथ इक्विटी एंड कमोडिटी मार्केट। चलिए आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि कल संस्थागत निवेशकों में इसकी तरफ से किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला था। तो मंगलवार को जब मार्केट्स बंद हुए, कल तो हमारे मार्केट्स बंद थे, कैश मार्केट में एफआईआईज की तरफ से हमने भारी भरकम बिकवाली आते हुए देखी। 7,094 करोड़ के आसपास की बिकवाली दिखी। डीआईआईज ने हालांकि एक कमबैक दिखाया है कैश मार्केट में, इनकी तरफ से अच्छी खासी तगड़ी 4,500 करोड़ से अधिक की खरीद देखने को मिली। एफएनओ स्पेस में हालांकि एफआईआईज की तरफ से 5,000 करोड़ से अधिक की बिकवाली हमने देखी है। तो अब जिस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं, ऐसे में आज हमारे मार्केट में किस प्रकार की रणनीति अपनानी है, इस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग अनिल सर। सर, ये जो फेड चेयरमैन है, इनकी मीटिंग की और इनके बयान की जो तलवार लटक रही थी, वो फाइनली उस पर क्लैरिटी आ गई है। कुछ एक दो बयान को छोड़ दिया जाए तो अमूमन इन लाइन ही उन्होंने सारे अनाउंसमेंट्स किए हैं। एफआईआईज की तरफ से बिकवाली अभी भी जारी है। एसडीएक्स निफ्टी अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। सर बताइए, आज हमें क्या करना चाहिए? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, संकेत तो अच्छे नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं। न तो ग्लोबल मार्केट के, न ही एफआईआईज की तरफ से बिकवाली के, उसके ऊपर हम अच्छी खासी मजबूती के साथ बढ़त बनाकर बंद हुए हैं। तो गिरने के लिए जगह तो है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब देखना ही है कि हम 17,000 के लेवल को होल्ड कर पाते हैं या उसके नीचे ट्रेड करते हैं, क्योंकि उसके नीचे ट्रेड करने पर थोड़ा वो बड़ा लेवल भी है, मनोवैज्ञानिक स्तर है, तो थोड़ा मूड खराब ज्यादा होता है। सो मेरा ये समझना है कि इनिशियली कमजोर खुलने के बाद 17,000 के लेवल पर आपको नजर रखनी है और देखते हैं क्या कुछ होता है। जो सपोर्ट अब निकल कर आ रहा है निफ्टी के लिए आज के लिए, वो है 16,850 से 17,000 की रेंज में। यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। फ्रेश कमजोरी निफ्टी में तब होगी जब आप 16,800 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें। तो पहले तो 17,000 और उसके बाद 16,800, ये दो लेवल नीचे की तरफ है। ऊपर कितना जा सकते हैं? 17,275 के आसपास हम बंद हुए और एकदम रुकावट वाले लेवल के आसपास ही बंद हुए। तो 17,275, 17,375, ये 100 पॉइंट की रेंज है जहां पर आपको रुकावट नजर आएगी। तो ये हल्का फुल्का रुकने वाला मामला है। अब तो खैर 200 पॉइंट नीचे खुलने के बाद रिकवर होकर पता नहीं वहां तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, लेकिन पहुंचेंगे तो उस लेवल के आसपास आपको प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना दिखती है। अब आइए बैंक निफ्टी, जिसने परसों के सेशन में काफी बढ़िया मजबूती दिखाई, अच्छा रिकवरी दिखाकर बढ़िया बंद हुआ है। अब 37,000 यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट लेवल है। 37,000 के आसपास सपोर्ट है। तो 37,000, 37,225 इस रेंज में देखते हैं बैंक निफ्टी अगर रुकता है तो ठीक है। 37,000 के नीचे जाने के बाद बैंक निफ्टी में भी 500-700 पॉइंट की जगह और खुल जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की करेक्शन में 37,000 के आसपास होल्ड करने की कोशिश बैंक निफ्टी भी करेगा। ऊपर कितना जा सकता है? जहां हम बंद हुए लगभग वही रेंज है जो ऊपर की तरफ के दायरे हैं, जहां पर प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आना स्वाभाविक है। 37,750, 37,925 ये ऊपरी रेंज है जहां पर थोड़ी बिकवाली आपको आती हुई दिख सकती है। तो एक तो ये बात है कि लेवल्स पर नजर रखनी है। दूसरा ये कि वीकली माफ कीजिएगा, मंथली एक्सपायरी का भी आज दिन है, तो थोड़ी वॉलेटिलिटी उस हिसाब से भी रह सकती है। नीचे के हिस्सों से थोड़ी बहुत खरीदारी, शॉर्ट कवरिंग आने के भी चांसेस हैं। तो मेरे ख्याल से दोनों तरफ के ट्रेड बनेंगे। पहले कमजोर होकर बाजार को सेटल होने दें, एक कहाँ सपोर्ट रहता है, और उसके बाद हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी करने की राय होगी। लेकिन थोड़े वॉलेटाइल ट्रेड्स हैं और आज बड़ा दिन भी है मंथली एक्सपायरी के लिहाज से, इसलिए ट्रेडिंग पोजीशन कम रखें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ रखें और छोटे मुनाफे के लिए ट्रेड करें। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। तो क्लियरली घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा पेशेंस लेके काम करना होगा, क्योंकि है महत्वपूर्ण दिन और उतार चढ़ाव भरा एक सेशन देखने को मिल सकता है। दर्शकों की सहूलियत के लिए एक बार रिपीट कर दूं, लेवल्स जो अनिल सर ने कहे हैं 16,850 से 17,000 की जो लोअर रेंज है, सपोर्ट रेंज है, निफ्टी में दिखेगी। अपसाइड में 17,275, 375 की वो अपर रेंज है जिस पर नजर रखनी है। बैंक निफ्टी में 37,000 से 37,225 लोअर रेंज है और अपर रेंज जो है वो 37,750 से 925 के बीच की दिखाई दे रही है। चलिए, हमने आपको ये तो बता दिया कि ब्रॉडर मार्केट्स में आज आपको क्या रणनीति अपनाकर चलनी है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी यहां पर कम नहीं है। बहुत सारे कंपनियों के नंबर्स आ चुके हैं, बहुतों के आने हैं। पूरी डिटेल लेकर स्टूडियोज में मेरे सहयोगी वरुण मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग। कल थी छुट्टी, लेकिन नंबर्स तो आए ही हैं, प्लस मंगलवार को बाजार बंद होने के बाद भी नंबर्स आए हैं। तो आपके पास आई एम श्योर लंबी चौड़ी लिस्ट होगी। बहुत लंबी लिस्ट। चलिए, गो अहेड।
डेफिनेटली। और एक बात साफ है कि पिछले क्वार्टर में दवा और दारू दोनों बिकी है क्योंकि सिप्ला और यूनाइटेड स्पिरिट्स दोनों के नतीजे हैं, दोनों के नतीजे अनुमान से बेहतर है। इसलिए क्योंकि सिप्ला के नतीजे देखिए 5,330 करोड़ के आसपास के रेवेन्यूज़ का अनुमान था, 5,480 करोड़ के आसपास आया है। मार्जिन 22.4% के आसपास आए हैं, 23.8% से हालांकि गिरे हैं। मुनाफा 729 करोड़ पे आया है, 678 करोड़ का अनुमान था, तो अनुमान से बेहतर नतीजे हैं। दूसरा यूनाइटेड स्पिरिट्स रेवेन्यूज़ जो है 10% के आसपास बढ़े हैं। इसके अलावा कंपनी की जो मार्जिन जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है, 15% से बढ़ के सीधे 17% पे आए हैं। मुनाफा 291 करोड़ के आसपास आया है, 259 करोड़ के आसपास का अनुमान था। लेकिन टोरेंट फार्मा यहाँ पे नतीजे थोड़े कमज़ोर है। रेवेन्यूज़ जो है 2108 करोड़ के आसपास है। मार्जिन्स में गिरावट है, 30.4% से गिर के 25.5%, जबकि मार्जिन्स बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा था, तो यहाँ इसके लिए कमज़ोर नतीजे हैं। मुनाफा 249 करोड़ पे आया है। हालांकि 25 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान कंपनी ने किया है। कैनफिन होम्स गिरावट है नतीजों में, एनआईए 2% गिरा है, मुनाफा 12% गिरा है। ग्रॉस एनपीए हालांकि फ्लैट रहे हैं। मैक्रोटेक डेवलपर्स यहाँ पे नजर रखिएगा क्योंकि रेवेन्यूज 36% बढ़े हैं, मार्जिन्स में गिरावट है, 31% से गिर के 23.6%, मुनाफा 23% के आसपास गिरा है। लेकिन कंपनी ने स्कीम को अप्रूवल दिया है जहाँ पे मर्जर किया जाएगा इसकी कुछ ग्रुप कंपनीज के साथ। इसका रोजेबल फाइनेंस जो है उसका मैक्रोटेक में, और साथ ही साथ नेशनल स्टैंडर्ड्स और सनात नगर जो है उसका भी मर्जर किया जाएगा। 8 शेयर दिए जाएंगे मैक्रोटेक के फॉर एवरी 1000 शेयर्स ऑफ रोज लैब्स, माफ़ कीजिएगा, और 9 शेयर्स दिए जाएंगे मैक्रोटेक के नेशनल स्टैंडर्ड्स के 100 शेयर्स के लिए, और सनात नगर के लिए 8 शेयर्स ऑफ मैक्रोटेक फॉर एवरी 1000 शेयर्स। तो यहाँ पे आपको रेशियो पे नज़र रखनी है, साथ ही साथ इस कंपनी पे तो आपको नज़र रखनी है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट नतीजे कमज़ोर है, रेवेन्यू 55% गिरे हैं, नुकसान किया है कंपनी ने करीब 87 करोड़ का, तो मुनाफे से कंपनी घाटे में आई है। इसके अलावा एलायन ग्रुप ने करीब 40 एकड़ लैंड जो है गुड़गांव में वो खरीदा है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट से, 580 करोड़ में खरीदारी की गई है। और रेमंड के नतीजे अच्छे हैं, रेवेन्यूज़ 48% बढ़े हैं, एबिटा 2.5 गुना हो चुका है, और मार्जिन जो है 9.2% से बढ़ के 15%, मुनाफा जो है 22 करोड़ से बढ़ के करीब 100 करोड़ के आसपास आया है। साथ ही साथ डीमर्जर जो है उसको भी अप्रूवल मिला है, तो इसके लिए रेमंड जो है वहाँ पे भी आपको नजर रखनी है। तो ये वो कंपनियां हैं जिनके नतीजे आफ्टर मार्केट आए हैं। ओके, तो आज कौन सी कंपनियों के क्वार्टरली अर्निंग्स आने वाली हैं एंड स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ कहाँ रहने वाला है? ओके, क्वार्टरली अर्निंग काफी सारी एफएनओ कंपनीज है जिनके अच्छा, आएंगे, और ओके, उसमें आईटी कंपनीज भी है, बिरला सॉफ्ट, ओह। तो नजर रखिएगा क्योंकि वैसे आईटी की धुलाई हुई है नाज़डैक की, तो उसके चलते। और कैनरा बैंक, भेल, कोलगेट, कोफोज, तमाम कंपनी एफएनओ में लंबी लिस्ट है जिनके नतीजे आने वाले हैं। अच्छा, टाटा ग्रुप के कंपनियों पर नजर रखिएगा क्योंकि फाइनली एयर इंडिया जो है वो टाटा ग्रुप को दिया जाएगा, तो टाटा ग्रुप और साथ ही साथ बैंक्स पे भी नज़र रखिएगा। इसके अलावा डीडीएमए की बैठक है 10:30 बजे के आसपास कर्फ्यू रिस्ट्रिक्शंस को लेके। यूएस में Q4 के जीडीपी आंकड़े के नंबर्स आएंगे तो वहाँ पे नज़र होगी। एक्स डेट है पंजाब एल्कलीज एंड केमिकल सब डिवीजन ऑफ शेयर जो है उसके लिए 10:5 का रेशियो था। वहीं एक्स डेट है परसिस्टेंट सिस्टम के इंटरिम डिविडेंड 20 रुपये प्रति शेयर का। अदानी विल्मर का आईपीओ आज से खुलेगा, 31 जनवरी तक खुला रहने वाला है। 3600 करोड़ के आसपास का इशू साइज है। इशू प्राइस 218 से 230 रुपये का है। एंकर निवेशकों से इन्होंने 940 करोड़ जुटा लिए हैं 230 के भाव पे। एबीबी इंडिया इंटेलेक्ट डिज़ाइन पर नजर रखेगा क्योंकि अब ये एफएनओ में शामिल होने वाले हैं। अगली सीरीज से ये दोनों काउंटर्स जो है वो एफएनओ में शामिल हो जाएंगे। लक्स इंडस्ट्रीज क्लैरिफिकेशन दिया इस कंपनी ने। इस कंपनी के बेसिकली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है। उन्होंने कहा है कि जितने भी इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप लगाए गए थे वो सब गलत है, उनसे उन्होंने इनकार किया है और सेबी को एक क्लैरिफिकेशन देंगे, इस तरह की बातें इन्होंने की है। वेदांता पे नज़र रखेगा क्योंकि कुछ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि मार्च के अंत तक जो स्पिन ऑफ है इस कंपनी के कारोबार का वो पूरा हो जाएगा, जिसमें एल्यूमिनियम, आयरन ओर का कारोबार है, स्टील का कारोबार है, तो इसके चलते वेदांता आज काफ़ी हद तक फोकस में रहने वाला है। SRF एल्यूमिनियम फॉइल फैसिलिटी पर करीब 425 करोड़ के आसपास का खर्च जो है ये कंपनी करने वाली है। क्षमता विस्तार के लिए कंपनी जो है वो खर्च करेगी। इसके अलावा JB केमिकल्स एंड फार्मा पे नज़र रखेगा क्योंकि इस कंपनी ने सैंजाइम नाम की एक कंपनी है, उससे भारत में काफ़ी सारे ब्रांड्स जो है उसके अधिग्रहण के लिए करार किया है। करीब 628 करोड़ के आसपास का खर्चा जो है ये कंपनी करने वाली है, तो इस अधिग्रहण के चलते JB केमिकल जो है वो भी आज फोकस में रहेगा। वेरी वेल, शुक्रिया वरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ कहाँ रहेगा, कहाँ नजर रखने की जरूरत है। फटाफट अब दर्शकों को ट्रेडिंग कॉल्स बता देते हैं। चॉइस ब्रोकिंग की रिकमेंडेशन, BSE खरीद के चले, 2100 के टारगेट के लिए 1930 का स्टॉप लॉस लगाना है। आनंद राठी सिक्योरिटीज कह रहे हैं आपको कि आप SBI में आज खरीदारी करके चले, 498 का स्टॉप लॉस, 530 का रहेगा टारगेट। सेंट्रम ब्रोकिंग 2 खरीद की रिकमेंडेशन दे रहे हैं UPL में, जहां 820 का टारगेट सुझा रहे हैं। वहीं कोटक बैंक भी खरीद
खरीदने की रिकमेंडेशन है 1900 के टारगेट के लिए। चलिए, अलग अलग ब्रोकिंग फर्म्स की रिकमेंडेशन हमने आपके सामने रख दी, लेकिन आज मार्केट एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, क्या रणनीति अपनानी है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहां रहेगा, इस पर बात करने के लिए ग्लोब कैपिटल मार्केट्स के हिमांशु गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है पावर ब्रेकफास्ट में। हिमांशु, ग्लोबल संकेत तो अच्छे नहीं दिख रहे हैं, तो जरा बताइए ब्रॉडर मार्केट्स में निफ्टी, बैंक निफ्टी में आज क्या रणनीति अपनाई जाए? गुड मॉर्निंग टू यू नेहा जी। देखिए, बिल्कुल कल देर रात फेड की मीटिंग के बाद हमने देखा कि यूएस के मार्केट्स में एकाएक स्ट्रेंथ थी वो गायब होती हुई नजर आई और बाजार गेम्स से यहाँ पर मैं कहूँगा कि रेड में यहाँ पर बंद होते हुए नजर आए। नेहा जी, लेकिन मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं काफी हद तक बाजार इसको ऑलरेडी प्राइसिंग करके देख रहा है और ये काफी हद तक डाइजेस्टेड है बाजार में, सिवाय एक बात की कि फेड ने कल ये बात क्लियर करी, फेड जो चेयरपर्सन है, कि ना केवल एक दो बल्कि आने वाली शायद हर मीटिंग में यहाँ पर ब्याज दर बढ़े। और उसके बाद मुझे लगता है कि यूएस बाजारों में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। देखिए, मुझे लगता है कि आज यहाँ पर मंथली एक्सपायरी है और मुझे लगता है सिर्फ आज के लिए यहाँ पर ट्रेड की स्ट्रैटेजी बनाकर चलना चाहिए, क्योंकि कल से एक नया वायदा है और उसके बाद 2 दिन के बाद बजट सेशन है। आज की एक्सपायरी के लिए नेहा जी मुझे लगता है कि 17,000 एक क्रूशियल लेवल है। हमने मंगलवार को देखा था कि बाजार ओवरसोल्ड लेवल से 16,800 से रिकवर हुआ और 17,000 के ऊपर जैसे ही निकला 17,200 17,250 तक का एक बहुत शानदार रैली देखने को मिला। मुझे लगता है आज के सेशन में 17,000 एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है, जहां पर मेरी उम्मीद है कि बाजार इसके आसपास खुलने की कोशिश करेगा। तो वहां पर मुझे लगता है कि एक कैलकुलेटिव 100 पॉइंट का 16,900 के आसपास के स्टॉप लॉस के साथ तेजी की पोजीशन बनाकर चलें। 17,200 तक का रिबाउंड मेरा ऐसा मानना है कि आपको देखने को मिल सकता है और इस कमजोरी में मुझे लगता है कि थोड़ी देर स्टेबिलिटी के बाद बाजार में एक खरीदारी, एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। वहीं पर निफ्टी बैंक में नेहा जी एक अच्छी स्ट्रेंथ नो डाउट पिछले कुछ दिनों से देखने को मिली है और ट्यूसडे को तो एक तरफा तेजी इस इंडेक्स में देखने को मिली थी। तो फोकस आपका यहाँ पर होना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पर 37,000 एक बहुत अच्छा बेस बन के आएगा। 100 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर वहां पर निकला है जी। तो इस 37,000 के आसपास जितना मिले उसको खरीदने की कोशिश करें। 37,000 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं और 37,400 37,600 तक से रिबाउंड यहाँ पर भी आता हुआ नजर आ सकता है। आज के लिए मुझे लगता है कि आईटी एज अ इंडेक्स सपोर्ट दे सकता है। माइक्रोसॉफ्ट के अच्छे नंबर आए और उसके बाद हमने देखा है कि नेस्डैक में रिलेटिवली एक फ्यूचर इस वक्त फ्लैट काम कर रहे हैं, तो आईटी इंडेक्स फोकस में रहेगा। और दूसरा ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया कि बैंक्स और फाइनेंशियल्स में तेजी देखने को मिल सकती है। और आज के लिए अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक रिकमेंडेशन की बात हो तो मेरा जो रिकमेंडेशन रहेगा वो आईसीआईसीआई बैंक में रहेगा। नंबर्स के बाद स्टॉक में कंसोलिडेशन देखने को मिली, लेकिन चार्ट सेटअप अच्छा है। 780 के स्टॉप लॉस के साथ आईसीआईसीआई बैंक खरीदारी करने की राह है और 820 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। वेरी वेल हिमांशु जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रॉडर मार्केट्स एंड स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज दर्शकों के साथ साझा करने के लिए रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कमोडिटी बाजार की क्या हो रणनीति जानेंगे थोड़ी ही देर में। पावर ब्रेकफास्ट में वक्त हुआ है कमोडिटी बाजार की रणनीति जानने का और आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता की रिकमेंडेशन है कि आज आप सोना खरीद के चले। फरवरी वायदा टारगेट 48,900 का वो सुझा रहे हैं। चांदी मार्च वायदा खरीदारी करने की सलाह है। आपको 63,600 के पास अच्छी खरीद मिलेगी। 64,500 का वो टारगेट सुझा रहे हैं। मेटल स्पेस में कॉपर में अच्छी कमाई होती हुई दिख रही है। फरवरी वायदा खरीद के चले 747 के पास, टारगेट 760 का। और कच्चे तेल फरवरी वायदा में भी खरीद की रिकमेंडेशन है। 6310 के पास खरीद की सलाह है। 6,450 के अपसाइड टारगेट के लिए। चलिए, ये तो बात हो गई कमोडिटी मार्केट में आज की रणनीति की। अब बात करते हैं एफआईआर यानी कि एफआईआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की और किन शेयरों पर आज विदेशी ब्रोकरेजेस दांव लगाकर चल रहे हैं। उनमें से एक है टोरेंट फार्मा, जिस पर सीएलएसए की आउट परफॉर्म की रिकमेंडेशन व्यू निकल कर आ रहा है। लक्ष्य 3850 से घटाकर उन्होंने हालांकि 3550 कर दिया है। मारुति पर सीएलएसए की रिकमेंडेशन बिकवाली की है। टारगेट 6440 का रिकमेंड कर रहे हैं। जेफरीज हालांकि मारुति को खरीदने की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। टारगेट उन्होंने 9,250 से बढ़ाकर 10,500 कर दिया है। सिप्ला पर सीएलएसए की बाई की रेटिंग है 1150 के टारगेट के लिए और फिनो पेमेंट्स बैंक पर सीएलएसए खरीद की रिकमेंडेशन दे रहा है 480 के टारगेट के लिए।